नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण में स्वागत करता हूं। हम न्यूमेरिकल के कुछ प्रश्न कर रहे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी में आ चुके हैं। तो वही प्रीवियस क्वेश्चन को सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो 15 तक कर चुके थे, 16वां ये क्वेश्चन है। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और दो वस्तु का द्रव्यमान है, एक एम छोटा वाला या M1 M2 मान सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में एक बड़ा एम एक छोटा एम, दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के विरोध का समानुपाती होता है। तो सूत्र होता है F बराबर जी M1 M2 बटा डी स्क्वायर होता है। यानी M2 यहाँ पर अगर MM दिया हुआ है तो बड़ा M हो जाएगा, मान लीजिए एक छोटा M हो जाएगा और डी स्क्वायर। तो कह रहा है किसका व्युत्क्रम अनुपाती। देखेंगे व्युत्क्रम अनुपाती में क्या है, डी स्क्वायर तो दूरी, यानी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या है, डैश क्या है व्युत्क्रम अनुपाती। लगने वाला बल क्या होता है, ये बल के स्क्वायर का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपाती। तो यहाँ पर स्क्वायर डी देखेंगे तो डी के उनके बीच के दूरी के वर्ग के आकर्षण जो होता है, लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तु के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि समानुपाती अगर मतलब कि दोनों, देखिए दो वस्तु है और दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणनफल का ये समानुपाती होता है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के ये समानुपाती हो जाएगा और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती हो जाएगा। तो यहाँ दूरी है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती हो जाएगा। तो ये वर्ग के, ठीक है, तो दूरी के वर्ग डी स्क्वायर, डी अगर दूरी है तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी दूरी स्थित है डी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1/, यानी रूट में हो जाएगा 1/2, तो रूट वाला नहीं हुआ, क्यू वाला नहीं हुआ, डी वाला नहीं हुआ, यानी डी स्क्वायर। यहाँ फार्मूला से हम देख सकते हैं, फार्मूला को याद रखिए। अगर यही पूछेगा वस्तु के द्रव्यमान मास, यानी मास एक का बड़ा एम एक का छोटा एम या M1 M2 होगा, तो इसका अगर मास से पूछेगा तो मास का क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा दोनों के गुणनफल का। यहाँ पर हो सकता है गुणनफल, यानी M1 × M2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर से, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, 2 ओम के दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। 2 ओम के दो प्रतिरोध हम बताए थे पिछले वीडियो में कि एक समांतर क्रम में होता है प्रतिरोध का और एक श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होता है सीरीज में R1 + R2 + R3 डैश डैश डैश। यही समांतर क्रम में होता है तो 1/R, पैरेलल में हुआ तो 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या चीज, समांतर क्रम में है, 2 ओम का दो प्रतिरोध है, यानी क्या हो जाएगा 1/R1 बराबर R बराबर 1/2 + 1/2, 3 हो जाएगा उत्तम 2 ऊपर 2 1 + 1 कितना होगा 2/2, यानी 1 हो जाएगा। तो 1 यानी 1/R बराबर 1/1, यानी R बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 ओम इसका आंसर हो, कितना होगा 1 ओम। 1 ओम हो गया, चलिए 1 ओम हो गया। 1 मिनट क्रम में तो इसे हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि समांतर क्रम में अगर कोई भी समांतर क्रम में अगर जोड़ा गया है प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में इसका धारा जो होगा भिन्न भिन्न होगा, लेकिन इसका विभवांतर जो होता है वो समान होता है। धारा अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इसका धारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन विभवांतर बीच का जो दो विभवों के बीच का जो अंतर होगा वो विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के 2f2 से पर एक आवर्धित प्रतिबिंब वास्तविक क्या है, आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा होता है, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। कल हम बताए थे एक प्रॉपर्टी जिसमें ये देखे होंगे, देखिए ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस हम बताए थे यहाँ पे f1 होगा, इधर 2f1 होगा, इधर f2 होगा और यह क्या होगा 2f2 होगा। कह रहा है क्या चीज़ क्वेश्चन में कि 2f2 से परे मतलब इधर होगा, 2f2 से परे मतलब ये दूर बनेगा। ठीक है, मतलब ये जो बनेगा इधर बनेगा फोटो, और वास्तविक और उल्टा कह रहा है, उल्टा मतलब नीचे बनेगा। यहाँ बनने के लिए और आवर्धित मतलब 12 बनने के लिए हम कल बताए थे कि वस्तु को अगर f1 यानी वक्रता केंद्र है और ये क्या है फोकस है, तो f2 और f1 के बीच में रखा जाएगा। यहाँ पे अगर रखा जाए वस्तु को तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए ये ऐसे बनता प्रतिबिंब, ये जाके यहाँ
तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा कहाँ पे, F1 और F2 के, F1 और 2F1 के बीच रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यही उल्टा हो जाता है। अगर वस्तु को यहाँ रखा जाए, अगर वस्तु के ही कहाँ परे है तो यहाँ पर होगा 2F1 होना चाहिए। एक मिनट, 2F1 के परे अगर रहता तो ये वस्तु दोनों के बीच में बनता है। ठीक है, ये उल्टा होता है। और फोकस पे होगा तो अनंत पे बनेगा, फोकस मतलब F1 पे होगा तो क्या होगा, अनंत पे बनेगा। अगर अनंत पे रहेगा तो यहाँ बनेगा फोकस पे बनेगा, यानी F2 पे बनेगा। ठीक है, चलिए अगर ये दोनों के बीच में रहेगा, यानी यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव और ध्रुव यानी P मान लेते हैं, ध्रुव और फोकस यानी F1 के बीच होगा तो ये क्या बनेगा, दर्पण की इसी साइड बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 19 नंबर। डैश पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने एक लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये प्रतिरोधकता का क्या परिभाषा दिया हुआ है, तो प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता पदार्थ की भौतिक राशि है। क्या है, भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या है, आपसे डायरेक्ट परिभाषा भी दे दिया जाएगा और परिभाषा से पूछ लिया जाएगा। तो प्रतिरोध क्या होता है, जो मतलब विद्युत धारा के बीच में क्या होता है, रुकावट डालता है। ठीक है, तो आपसे ये भी डायरेक्ट आ सकता है। चलिए चालकता जो होता है, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम को इसी तरह से लिखा जाता है ओम। और चालकता अगर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो 1/ये, यानी चालकता बराबर चालकता, इसको लिख सकते हैं ओम के पावर -1। ठीक है, चालकता क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, या वोल्ट एम्पियर भी होता है, वोल्ट बटा एम्पियर। ठीक है, भी -1, ये प्रतिरोध का क्या होगा, ऐसा ही मात्रक होगा। ठीक है, चलिए एक संबंध भी आता है कि अगर प्रतिरोध है और प्रतिरोधकता और लंबाई एरिया में एक संबंध आता है, R बराबर होता है P/L/A। ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिरोधकता हो गया, ये लंबाई हो गया किसका, प्रतिरोध का, और ये उसका क्षेत्रफल हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये संबंध पूछ सकता है आपसे। ये क्या है, प्रतिरोधकता। ठीक है, और ये लंबाई हो जाएगा, और ये से एरिया अनुप्रस्थ काट का एरिया, ये प्रतिरोध हो जाएगा। संबंध याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध ऊंच होगा। तो विद्युत प्रतिरोध सबसे ज़्यादा जो होगा वही संख्यात्मक रूप में जितना ज़्यादा होता है उतना होता है 100 ओम। तो 100 ओम, तो इसका आंसर क्या होगा, 100 ओम होगा। ठीक है, चलिए आगे। एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m2 यानी m1 है बड़ा m है छोटा m, दो वस्तुएं हैं कि द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण और डैश के अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, तो पूछ रहा है कि d दूरी पर कोई वस्तु है। ठीक है, d दूरी पर वस्तु है, दो वस्तु है, दोनों के बीच का जो बीच लगने वाला जो बल है वो डैश के अनुक्रमानुपाती एगो व्युत्क्रमवर्ती। तो अनुक्रमानुपाती को ही हम बोलते हैं समानुपाती। थोड़ा देर पहले बताइए, समानुपाती जब होगा तो क्या होगा, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यही व्युत्क्रमानुपाती पूछा तो क्या होगा, इसके दूरी के वर्ग के, क्या है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख लेंगे, पहले ही बताए थे, अगर यहाँ पर अनुक्रमानुपाती पूछ रहा है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होगा तो m1 इंटू m2 या बड़ा m छोटा m, प्लस माइनस में होता है नहीं सूत्र में। सूत्र आपका F बराबर बड़ा G इंटू m1 इंटू m2 बटा d²। देखिए इसमें m प्लस में नहीं है, d² में है, d अगर q रहेगा तो q वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ प्लस है नहीं है तो यहाँ पर गुना है, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन से। आगे, एक वस्तु के संवेग की गणना करें जिसका द्रव्यमान 50 kg और वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर, एक मिनट, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, वेग गुणे द्रव्यमान। ठीक है, चलिए क्या से द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 50 kg और वेग दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो 50 छक्का 300 kg मीटर प्रति सेकेंड। इसमें ऑप्शन में देखिएगा, तो यहाँ भी है 300, तो ये है
केजी मीटर प्रति सेकंड, यहाँ केजी मीटर सेकंड, यहाँ 30 में है, यहाँ 30 केजी। तो आप ध्यान दीजिएगा ये मीटर प्रति सेकंड होगा, अगर वेग लग रहा है तो इसका ऐसा ही मात्रक से ध्यान दीजिएगा, आप मीटर सेकंड मत मार के आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण ज्ञात करें। त्वरण तो देखिएगा, यानी 80 केजी द्रव्यमान हो गया, एक सेकंड यार, ये द्रव्यमान हो गया और कह रहा है बल दिया है, बल दिया है 240 न्यूटन, ठीक है। अब पूछ दिया त्वरण, त्वरण बराबर होता है क्या होता है, त्वरण बराबर, त्वरण होता है क्या चीज, बल बटा द्रव्यमान। तो बल बटा द्रव्यमान यानी रख दीजिए, बल बटा द्रव्यमान हो जाएगा, बल कितना है 240 न्यूटन और ये हो जाएगा कितना 80 केजी, ठीक है। काटेंगे तो 80 3 से, तो 3 न्यूटन यानी 3 न्यूटन प्रति केजी। न्यूटन का आप जानते होंगे, न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन बराबर होगा क्या चीज, केजी मीटर आप प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी से केजी खत्म, बचे क्या जी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तो यानी लिख सकते हैं 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हुआ, त्वरण हो गया, ये हमारा त्वरण। फिर से देख लीजिए, बता देते हैं आपको हम। तो ये कटेगा 3 न्यूटन पर केजी लिखाएगा, न्यूटन को यानी 3 और न्यूटन को लेंगे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप नीचे ही बटा में कर सकते हैं, केजी से नीचे केजी है तो केजी से खत्म, बचेगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या है ये आंसर आ जाएगा आपका त्वरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, 10 केजी द्रव्यमान की एक गोली, 10 ग्राम है, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 1000 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से राइफल से निकलती है और पृथ्वी पर समान स्तर पर 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है। निकलती हो जाती है तो धीरे हो जाएगी, वहाँ पर टकराती है, 1000 से निकलती है 500 जाकर टकराती है, तो वायु के प्रतिरोध का सामना करके किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो पहले 1000 थी, वो कहीं ना कहीं तो घर्षण हुआ है, तभी तो मतलब रुकावट आई है, तभी तो उसका मान क्या हुआ, उसका वेग कमा है। तो बताना है बीच में जो अंतर हुआ, जो कार्य हुआ, वायु मतलब वायु के प्रतिरोध का सामना करते हुए जितना कार्य हुआ वो कार्य को निकालना है जूल में। तो देखिए करते हैं, पहले कार्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कार्य का फॉर्मूला, चलिए एक मिनट, डायरेक्ट हम कार्य निकालते हैं। चलिए तो किया गया कार्य, तो कार्य जूल में होगा, तो किया गया कार्य हम लिखेंगे वायु द्वारा अगर किया गया कार्य होगा, कार्य बराबर क्या होता है 1/2 mv², mv²। तो v स्क्वायर जब होगा कब, जब एक ही वेग होगा, यहाँ पर दो है, एक प्रारंभिक वेग है और क्या है एक अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक वेग v² और माइनस u², क्योंकि प्रारंभिक माइनस ये तो टकराव हो रहा है, जो प्रतिरोध आ रहा है इसके बीच में ही, तो माइनस करने के बराबर दिया हुआ। देखिए द्रव्यमान कितना हुआ था, दिया हुआ था 10 ग्राम, लिखना है द्रव्यमान हमेशा केजी में लिखाता है मास, तो 10 ग्राम को अगर तो 1000 से हमको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। एम भी यानी प्रारंभिक 1000, तो 1000 के स्क्वायर माइनस ये 500, तो 500 के स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, 0 से 0 खत्म, ये 1/2 गुने 1/100, ये हो जाएगा कितना 1000, तो ये 0 पर 0 यानी 6 0 हो जाएगा, 3 3 6 0 माइनस 50 25 पर 4 0 हो जाएगा। चलिए घटा दीजिए, तो कितना आएगा 4 0, तो 4 0 पहले हटा दीजिए, 25 75 बचेगा, तो 75 पे 4 0 बटा ये 2 0, ये गुने 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म, बचा कितना 75 यानी 750, तो 750 काट दिए 2 से, ये कितना आ जाएगा 2 से, तो 375 आएगा, 375 है 1 0, ठीक है। तो इतना जूल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं,
इतना जूल है ऑप्शन में, ये भी था और ये भी था। ध्यान दीजिएगा जीरो पे, ज़्यादा मत काट दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर रखी, टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका है। 2 मीटर लंबाई और 60 सेंटीमीटर बाहर है, तो 2 मीटर लंबा है और टेबल पर इस तरह का मान लीजिए, बाय द वे टेबल है, तो टेबल पर चैन रखा हुआ है। कितना चैन है जिसका लंबाई है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर चैन रखा हुआ है। ये सीधा होगा या टेढ़ भी हो सकता है, मान ली टेढ़े ही है, चाहे सीधा ही रखा हुआ है। तो ये 60, ये 2 मीटर टोटल है और इसमें से 60 सेंटीमीटर बाहर है। इस तरह से 60 सेंटीमीटर जो है बाहर है, बाकी यहाँ पे कितना है, ये टोटल कितना दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि लटका हुआ जो भाग है वो 60 सेंटीमीटर यानी 2000 का 60वां भाग है, यानी 6/200 है। ठीक है, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10, नहीं तो 200 होगा ना, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा कितना 0 यानी 20 आ जाएगा। काटेंगे तो 3/10 बचेगा, यानी 3/10, 10 का 3 भाग, तीसरा भाग क्या है बाहर गिरा हुआ है, बाहर लटका हुआ है। ठीक है, तो इससे देखते हैं इसी पे पैटर्न बनेगा कि अगर काम जो कर रहा है यही जो है, यही जो कार्य कर रहा है, यही जो लटका हुआ है, ये तो मुक्त रूप से है, मुक्त रूप से क्या है लटका हुआ है। तो अगर ऊर्जा जो खपत होगा बाकी इसी पे होगा ऊर्जा खपत, ये तो निकल चुका है। चलिए तो इसी पर देखते हैं, ऊर्जा का फॉर्मूला लगाते हैं, कार्य का फॉर्मूला। तो कार्य बराबर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी के लिए यार, तो 1/2 गुने MV स्क्वायर, 1/2 गुने MV स्क्वायर होता है, तो M V स्क्वायर, तो V स्क्वायर देखेंगे तो कितना बटा, यानी यहाँ पे कितना था 200 था, 1 हटा, तो यहाँ पे देखिए MV अगर V स्क्वायर देखेंगे तो V स्क्वायर गुने, अगर देखिएगा तो द्रव्यमान हो गया और टोटल गुरुत्वीय है क्योंकि ये लटका हुआ है, तो क्या है टेबल पर ये धंसा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, यानी गुरुत्वीय त्वरण ऊपर नीचे की तरफ खींच रही है। तो ये क्या होगा जी का मान, छोटा वाला जी का मान, और लंबाई टोटल इसका कितना, टोटल लंबाई जो है 100। ठीक है, चलिए अब देख रहे होंगे, तो ये जब टेबल पर रखा हुआ तो ये इतना तो समझ गए होंगे अब कार्य रहा होगा, और प्लस में गुरुत्वीय त्वरण गुने टोटल लंबाई। ठीक है, तो 1/2 गुने एम इसका द्रव्यमान कितना था, तो द्रव्यमान देखिए कितना था 4 kg, 4 kg द्रव्यमान था। ठीक है, द्रव्यमान कितना था 4 था, और यहाँ से भी देखेंगे V स्क्वायर यानी 3/10 के स्क्वायर, क्योंकि यही पार्ट क्या है नीचे की तरफ है, इतना कार्य कर रहा है, और ये लगभग 9.8, या हम 10 रख के देखते हैं, क्वेश्चन में आपको 10 दिए, यहाँ पे छोटा होगा, यहाँ टोटल 10 लेके चलते हैं हम, और लंबाई दिया था टोटल कितना 2 मीटर। ठीक है, चलिए 1/2 निकाल देते हैं, इससे कितना हो जाएगा 2 गुने 3 3 9/100 गुने 10 गुने 2, 10 से 10 कट गया, 2 से ही 5 छोड़िए, 10 नीचे रहने देते हैं, क्या दशमलव हमको कटने में मजा आएगा। तो ये 2 से देखेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 5 का 36, 36/10 यानी 3.6, 3.6, तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा कितना 3.6। देखिए 3.6 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 1.2 भी है, 12 भी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.6 जूल। ध्यान से देखिए कैसे किए हैं। तो पहले देखिएगा ये टेबल से लटका हुआ जो भाग है 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है टोटल कितना 2 मीटर था, तो 2 मीटर का 60 सेंटीमीटर कितना हिस्सा हुआ, तो यानी इसको काटिएगा तो कितना होगा, यानी 60/200 यानी 2/10वां भाग, यानी 10 मीटर का कुछ चीज़ है जिसमें 3 मीटर लटक गया है। ठीक है, तो ये 3 मीटर जो लटका हुआ है यही तो कार्य कर रहा है, तो ये लटका हुआ है, तो हम कार्य का वैल्यू अगर निकालेंगे एनर्जी कार्य वाला तो क्या होगा 1/mv स्क्वायर, तो m यानी द्रव्यमान 4 kg। ठीक है, भी यानी कौन यही लटका हुआ है, तो 3/10 गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि टेबल पे रखा हुआ है तो अपनी ओर खींच रही है उसको ना नीचे की तरफ, गुरुत्वीय त्वरण लग रही है, तो जी का मान लगभग 10 ले लिए,
और टोटल लंबाई इसका 2 मीटर था। ठीक है, 2 ले लिए, पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 36/10 यानी 3.6 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और परावर्तन के बीच लगभग कितनी दूरी होना चाहिए। तो प्रतिध्वनि देखिएगा, फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में एक था, ये थर्ड वीडियो है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए या कोई भी आवाज़ हम अगर बोलते हैं या सुनते हैं तो हमारे कान में 1/10 सेकंड तक क्या रहती है, हमारे कान में गूंजते रहती है। 1/10 यानी 0.1 सेकंड के लिए गूंजते रहती है। और अगर कोई भी आवाज़ को कोई अगर बोल रहा है, बाय द वे, अगर कोई आवाज़ टकरा कर हमारी कानों से मतलब कितना दूरी पर रहेंगे कि आवाज़ जो है वो हमारी कानों तक पहुंचने से मतलब कि 0.1 सेकंड के बाद है, इतना से अधिक समय लेना चाहिए। अगर हमसे वो कितना दूरी रहेगा कि अगर कोई आवाज़ हम सुन लिए हैं तो फिर दूसरा आवाज़ सुनने मतलब परावर्तन सुनने के लिए, बेहतर परावर्तन सुनने के लिए क्या होगा, हमको कितना दूर रहना पड़ेगा बढ़िया से सुनने के लिए। क्या है कि अगर बार बार अगर कोई बोल रहा है इतना नज़दीक रहेंगे, क्योंकि 0.1 सेकंड में वो जो ध्वनि है जो कितना दूरी तय करेगी, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि हमें कितना दूर रहना चाहिए ताकि हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी वस्तु तो ध्वनि को सुन सकते हैं। तो 0.1 सेकंड में जो अगर ध्वनि की चाल देखिएगा वायु में तो कितना है, 332 मीटर, 332 मीटर हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड ना, 332 मीटर प्रति सेकंड। ये सेकंड, तो अगर देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 ले लीजिए नीचे ना, डायरेक्टली हटाइए ना, तो हो जाएगा कितना 332/10 यानी 33.2, ये इसे ही कट जाएगा, सेकंड से सेकंड बचेगा कितना मीटर, 33.2 मीटर। तो 33.2 मीटर क्या है, एक बार इधर से आवाज़ हम बोले, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो पहला आवाज़ तो आ गया, तो दोबारा मतलब कि दो तरफ की दूरी को क्या है 33.2 मीटर, दो तरफ की दूरी 33.2 मीटर है। मतलब अगर कोई हमें बोल रहा है और प्रतिध्वनि स्रोत तक पहुंचना चाहिए, मतलब कि ताकि हमारे कानों में क्या हो आवाज़ गुज रही है, वो आवाज़ जब तक खत्म नहीं हुई तब तक हम दूसरा आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो यहाँ से कोई भी आदमी बोला, ये दीवार है, ये दीवार टकरा कर यहाँ फिर आ जाएगी। अगर ये बाय द वे मान लीजिए कितना मीटर होना चाहिए कि आवाज़, ताकि यहाँ से आवाज़ टकरा कर आने से पहले ये पहला वाला आवाज़ ख़त्म हो जाए। तो लगभग देखिएगा दूरी देखेंगे तो कितना 33.2 मीटर है, 33.2 मीटर है। ये दो तरफ की दूरी है, तो एक तरफ में निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे, यानी काटिए, एक बार में 1 3 13, 6 बार 6 दूनी 12, बचे 1 2 12, तो 6 बार में दशमलव, तो 16.66, इन लगभग 16.66 मीटर की दूरी रहेगी। तो हम बस तब ध्वनि क्या होता है, परावर्तन के लिए अच्छा स्रोत माना जाएगा। 16.6 मीटर, 16.6 मीटर रहेगी तो अच्छा स्रोत है ये परावर्तन का, ध्वनि के परावर्तन का। क्योंकि ध्वनि अगर टकरा कर कहीं भी कमरा है या बिल्डिंग है या कोई भी कुआं है, तो देखिए कि अब हम बोलते हैं तो उसमें से एक ध्वनि रिटर्न सुनाई देती है, टकरा कर वापस आती है, उसी को प्रतिध्वनि। तो कितना दूरी रहना चाहिए ताकि हम उसको बेहतर रूप से हम सुन पाएंगे। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए अच्छी ये जो परावर्तन स्रोत जो होता है, अच्छा ध्वनि सुनने के लिए परावर्तन मतलब कि प्रतिध्वनि को बढ़िया तरह से सुनने के लिए हमको कम से कम 16.6 मीटर रहना चाहिए। लगभग में देखा है, इसको सैनिटन देखेंगे तो 17 के बराबर आएगा। ऑप्शन में अगर देखेंगे और एक्यूरेट रहेगा मान तो ठीक है, तो देखिए 17 के नज़दीक है तो 17 ऑप्शन में आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि हमारे कानों में कोई भी बात 1/10 सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, यानी इससे देर में अगर कोई आवाज़ आएगी तो हम उस आवाज़ को आराम से सुन पाएंगे, क्योंकि हमारे तो पहला आवाज़ गुज ही रहा है कानों में। तो 1/10 सेकंड में ध्वनि कितना दूर चलेगी, तो 33.2 मीटर, ये दोनों तरफ का दूरी है, तो एक तरफ का निकालने के लिए कितना होना चाहिए 16, 2 से भाग करें तो 16.6 आएगा, यानी लगभग 17, लगभग 17 मीटर का जो दूरी होगा वो हमारा ध्वनि के परावर्तन के लिए बहुत बढ़िया स्रोत होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम बाकी जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों।